आज का टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण। आपको मालूम है कि प्रतियोगिता के आधार पे बाजार के 3 रूप होते हैं: पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। पिछले बार बाजार का वर्गीकरण में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? अगर सिंपल भाषा में इसको मैं समझाऊं तो वस्तुओं की कीमतें कैसे तय होती हैं ये बताना है। मान लीजिए इस डस्टर की कीमत 30 रुपये है, तो 30 रुपये कैसे तय हुआ? क्या इस डस्टर को बनाने वाले ने तय कर दिया अपने मन से? क्या इस डस्टर को खरीदने वाले जो क्रेता है उसके हिसाब से रेट तय हुआ? आप क्या समझते हैं, बेचने वाले ने तय किया है कि खरीदने वाले ने इसका रेट तय किया है 30 रुपये? नहीं, यही समझना है आपको। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो बेचने वाले ने तय किया है। अगर खरीदने वाला नहीं खरीदूंगा बोलेगा उस रेट पे, तो बेचने वाले को नुकसान होगा ना। तो कीमतें कैसे तय होती हैं? क्या उस वस्तु को निर्माण करने वाला तय करता है कि उस वस्तु को क्रय करने वाला तय करता है? इसी को समझना है इस टॉपिक में कि मूल्य का निर्धारण आखिर होता कैसे है। और जैसे आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि बेचने वाला तय करता है, मैं बोला नहीं, गलत बात है, तो आप फिर सोच में पड़ गए होंगे कि भाई खरीदने वाला कैसे तय करेगा? खरीदने वाला तय करेगा तब तो 1 रुपये या 2 रुपये तय करेगा ना वो। तो यही तो सवाल है कि आखिर कीमत कैसे तय होती है। तो इसमें 2 तरह का विचारधारा है। पहला एडम स्मिथ और रिकार्डो की विचारधारा, और दूसरा वालरस और जेवेंस की विचारधारा। दोनों विचारधारा को समझिए पहले आप, उसके बाद लास्ट में हम दोनों के विचारों को लेकर के एक कंबाइंड थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, एडम स्मिथ और रिकार्डो का विचारधारा को सुनिए। एडम स्मिथ और रिकार्डो ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके उत्पादन लागत, से तय होती है। फिर से सुनिए इस बात को कि एडम स्मिथ और रिकार्डो का कहना है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके उत्पादन लागत से तय होती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उस वस्तु को बनाने में, निर्माण करने, जैसे इसका निर्माण करने में अगर 30 रुपये लगा बनाने में ना, तो वो जो 30 रुपये है वह कहलाएगा उत्पादन लागत। अब भाई किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्चा हुआ है उससे कम दाम में तो नहीं बेचेगा ना वो, उससे ज़्यादा ही दाम में बेचना चाहेगा। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो गलत बोल रहे हैं क्या? किसी भी वस्तु की कीमत उसके उत्पादन लागत से तय होती है। ठीक है, प्रोफेसर स्मिथ और रिकार्डो ये भी कहते हैं कि कोई भी उत्पादक अपने प्रोडक्ट को कम से कम इतने दाम में जरूर बेचेगा जिससे उसका उत्पादन लागत निकल जाए। क्या उत्पादन लागत से कम दाम में बेचना चाहेगा? नहीं बेचना चाहेगा।
क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसको होगा लॉस, नुकसान होगा। ठीक है। एडम स्मिथ और रिकार्डो के विचारधारा को आप लोग समझे कि फिर से बताना पड़ेगा? समझ गए? प्रोफेसर वालरस और जेवेंस का क्या विचारधारा है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी से तय होता है। किसी भी वस्तु की कीमत उसके सीमांत उपयोगिता के द्वारा तय होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी उपभोक्ता वस्तु को तभी खरीदेगा जब उसमें उपयोगिता प्राप्त होगी, और उसकी कीमत उतना ही देगा जितना उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता मिलेगी। सीमांत उपयोगिता से ज़्यादा कीमत देने को वो तैयार नहीं होगा। जितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उतनी ही कीमत देने को वो तैयार होगा। और आप जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता एक से अधिक इकाइयां ग्रहण करने पे क्या होती है? कम होती जाती है ना? तो ये दोनों विचारधारा आप लोग समझ गए। एक बार मैं संक्षेप में पुनः बता दे रहा हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण के संबंध में दो तरह की विचारधारा है। एक प्रोफेसर रिकार्डो और एडम स्मिथ, इनका मानना है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके उत्पादन लागत यानी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अर्थात कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी होगी उस वस्तु की कीमत कम से कम उतनी तो होगी ही होगी। ठीक है। उससे कम दाम पे उत्पादक उस वस्तु को बेचना नहीं चाहेगा। और एक दूसरी विचारधारा है जो प्रोफेसर वालरस और जेवेंस का कहना है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता से तय होती है। अर्थात कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उतना ही दाम देने को तैयार होगा जितनी की उस वस्तु में सीमांत उपयोगिता होगी। अगर सीमांत उपयोगिता कम है और वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। अर्थात हम किसी भी वस्तु के लिए उतनी ही कीमत देंगे जितनी उसमें सीमांत उपयोगिता हमको प्राप्त होगी। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ती चली जाएगी हमारे पास, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। आपने पिछले बार सारणी में देखा था ना, घटते घटते जीरो भी हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता ये एक से अधिक इकाइयां होने पर जितनी ज़्यादा इकाइयां होंगी हमारे पास, उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। इसलिए हम शुरू में किसी वस्तु के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार होंगे क्योंकि शुरू में उस वस्तु से हमको ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, सीमांत उपयोगिता। और जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी उसके लिए हम कीमत कम देने को तैयार होंगे क्योंकि हमको सीमांत उपयोगिता भी तो कम मिलेगी ना बाद में। तो ये दोनों विचारधारा आप समझ गए? ठीक है। तो आप बताइए, अब मैं सवाल जो पूछ रहा था कि इस डस्टर की कीमत 30 रुपये तय है मान लीजिए, तो तय किसने किया? इसके विचारधारा ने तय किया यानी कि उत्पादन लागत से तय हुआ कि सीमांत उपयोगिता से तय हुआ? इस डस्टर की कीमत 30 रुपये अगर है तो इनमें से किसके विचारधारा से तय हुआ? हाँ, उत्पादन लागत से। और तो फिर अगर हमको उपयोगिता ना मिले इस डस्टर से तो हम क्यों खरीदेंगे?
इसीलिए आपके बुक में देखना नीचे लिखा है प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है कि ध्यान दीजिए इधर, किसी भी वस्तु की कीमत क्या उत्पादन लागत से तय होती है या क्या उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से तय होती है। ये ठीक विवाद वैसा ही है जैसा लोग इस बात पे विवाद कर सकते हैं कि कैंची का ऊपर वाला फलक कागज को काटा कि कैंची का नीचे वाला फलक कागज को काटा। ये विवाद वैसा ही है और इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैंची के दोनों फलक ही मिलके कागज को काटते हैं। भले ही एक फलक अगर स्थिर है और दूसरा फलक चल रहा है, लेकिन क्या स्थिर फलक का कोई मतलब नहीं है क्या? उसका सपोर्ट है ना काटने में। तो हम भूल जाते हैं, हम खाली ये सोचते हैं कि उत्पादन लागत से ही कीमत तय होती है। हम उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता वाली विचारधारा को भूल जाते हैं और मान लेते हैं कि उत्पादन लागत से ही कीमत तय होती है। गलत। वस्तु की कीमत उत्पादन लागत और उसकी सीमांत उपयोगिता दोनों से तय होती है। अगर हमने इसकी कीमत 10 रुपया भी कर दिया डस्टर की कीमत, लेकिन इसमें कोई उपयोगिता ना मिले उपभोक्ता को, तो वह 10 रुपये में नहीं खरीदेगा। इसमें उपयोगिता होगी तभी खरीदेगा। तो आप सीमांत उपयोगिता वाली बात यानी प्रोफेसर वालरस और जेवंस की बात को नकार नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों के द्वारा तय होता है। क्लियर हो गया? डिमांड ऑफ कमोडिटी। इस बात को पहले समझिए। देखिए, इस मूल्य निर्धारण यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो है, उसमें आपको उत्तर को 2 हिस्सों में समझना पड़ेगा। एक वस्तु की मांग और दूसरा वस्तु की पूर्ति। चलिए बताइए कि जो डिमांड हम करते हैं, वस्तु की मांग जो करते हैं, वो कौन लोग करते हैं? क्या बोले? कौन वस्तु की मांग करता है? राइट, उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस वस्तु से उसको उपयोगिता प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है। हम उस वस्तु को खरीदते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। अनावश्यक चीजें हम खरीदते हैं क्या जो हमारे काम का नहीं है? तो उपभोक्ता किसी वस्तु का डिमांड इसलिए करता है क्योंकि उस वस्तु से उसको उपयोगिता प्राप्त होती है। इस हिसाब से आप और मैं सब क्या हुए? उपभोक्ता हुए। इसलिए इस थ्योरी को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये आप और हमारी ही बात को मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, बाजार आप जाते हैं तो किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो आप खुश होते हैं, या वस्तु की कीमत कम होती है तो आप खुश होते हैं? क्या वस्तु की कीमत कम होने पे ही खुश होंगे हम? ये सभी के लिए ये बात सही है कि नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? खड़े को बोल। कौन बेवकूफ चाहेगा कि वस्तु का दाम ज्यादा हो? मैं बेचने वाले की बात किया क्या? मैं किसकी बात कर रहा हूं? उपभोक्ता की बात कर रहा हूं ना। मैं उसके बारे में बात करूंगा बाद में,
वस्तु की पूर्ति वाला मैटर आएगा ना, तब उनके बारे में बात करेंगे। आप बेचने वाले की बात ना करो, आप हमारी बात, उपभोक्ता की बात। उपभोक्ता कोई ऐसा होगा क्या जो ज्यादा दाम होने पे खुश होगा? दुनिया में कहीं नहीं होगा। ठीक है, हर उपभोक्ता चाहेगा कि कम दाम पे वो ज्यादा चीजें खरीदे, और दाम ज्यादा हो जाएगा तो कम खरीदेगा। टमाटर 5 रुपये किलो होता है, तब आप कितना खरीदते हो? बाजार जाते हो तो एक झोला, और 80 रुपये किलो होता है तो आधा किलो। सब्जी में भी आधा टुकड़ा डालो और रख दो फ्रिज में, आधा टुकड़ा को शाम में डालेंगे, है ना। उपभोक्ता ज्यादा दाम होगा तो कम चीजें खरीदेगा, कम दाम होगा तो ज्यादा चीजें खरीदेगा। क्या इस बात को हम ग्राफ और सारणी में दिखा सकते हैं इस बात को? चलिए मैं दिखाता हूं, ठीक है। सारणी, वस्तु की कीमत रुपीज में ना, और यहाँ पर वस्तु की मांग यानी कि डिमांड ना, किलोग्राम में। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर वस्तु की कीमत कितना मान लें, 1 रुपये, यानी कि सस्ता, तो जो वस्तु की मांग करने वाले लोग हैं, डिमांड करने वाले लोग हैं, वो खुश होंगे, यार ये बहुत कम कीमत है यार, ज़्यादा खरीदते हैं। लोग 500 किलो खरीदना चाह रहे हैं जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है। तो अगर वह उसी वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये हो जाती है, तो अब उपभोक्ता 500 नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि कीमत क्या हुई? बढ़ गई। अब वो डिमांड को क्या करेगा? कम करेगा, 400। ये जरूरी नहीं कि 500, 400, 300 ही हो, कम करेगा। आप अगर यहाँ पर 450 भी लिख दोगे तो वो सही है, कम होना चाहिए ना। नहीं, 400 ही क्यों हुआ? क्या 402 नहीं हो सकता था? ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा कम कीमत थी तो 500 खरीद रहा था, कीमत बढ़ गई तो 500 से कम खरीदेगा। मैंने 400 लिख दिया। अगर आप 450 भी लिखोगे तो सही है, इससे कम होना चाहिए बस 500 से। समझे बात को? चलो अब ये मानो कि वस्तु की कीमत 2 रुपये से और बढ़ गई, 3 रुपये, तो अब तो 400 भी खरीदना नहीं चाहेगा उपभोक्ता, 300, 400 से भी कम खरीदेगा, यानी कि 300 किलो खरीदेगा। फिर कीमत बढ़ा देते हैं, चलो 3 रुपये से बढ़ा करके 4 रुपये। अब 300 किलो भी नहीं खरीदेगा उपभोक्ता, दुखी हो जाएगा, अरे यार दाम बढ़ गया, चलो कम खरीद। ये तो उपभोक्ता का नेचर है ना, व्यवहार तो यही है, कीमत अधिक होगी तो और कम खरीदेगा। और बढ़ा दें कीमत, चलो 4 रुपये से बढ़ा के कितना कर देते हैं, तब उपभोक्ता 200 भी नहीं खरीदना चाहेगा, उससे कम खरीदेगा। क्या ये सारणी को समझने में आपको कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये परीक्षा में बनाना पड़ेगा आपको, सारणी भी बनाना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। और ये जो ग्राफ बनाएंगे उसको
समझाना भी पड़ेगा कि प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा, ठीक है, और ओ वाई लंब रेखा। ओ वाई लंब रेखा में क्या दर्शाएंगे हम? वस्तु की कीमत। और ओ एक्स आधार, इस देखो आधार रेखा जो ये हमारी जमीन के समतल है ना, पैरेलल है, उसको आधार रेखा बोलेंगे। जो ऊपर आसमान की ओर गया है उसको लंब रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो आधार रेखा में हम ये लंब रेखा में तो हमने प्राइस बता दिया, ये देखो। तो आधार रेखा में हम क्या को दर्शाएंगे? वस्तु की मांग। तो कीमत सारणी में 1 से लेकर के कितने रुपए तक है? 5। तो ग्राफ में भी हम 1 से 5 रुपए तक कीमत दर्शाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। और वस्तु की मांग 100, 200, 300, 400, 500। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझना है। वस्तु की कीमत कितनी है? सारणी में नजर डालिए। और 1 रुपए कीमत पर उपभोक्ता कितनी वस्तु की मांग कर रहा है? यहाँ ये वस्तु की कीमत है और कितनी वस्तु की मांग कर रहा है? ये ना। जब 2 रुपए कीमत है तो कितनी वस्तु की मांग कर रहा है? 400। ये 400 वस्तु, ये 2 रुपए, ठीक है। वस्तु की कीमत 3 रुपए है तो कितनी वस्तु की मांग कर रहा है? 300। 3 रुपए में 300, 4 रुपए में 4 रुपए में 200, 5 रुपए में 100। ये 100 हो गया। आप जाओगे कितने रुपए तक? 5। अब आप उस डॉट्स को मिला दोगे। जब आप स्केल का प्रयोग करोगे, ग्राफ पेपर का प्रयोग करोगे तो एक सीधी लकीर बनेगी। मतलब सीधी मतलब इस तरह टेढ़ा नहीं होगा वो। इसे आप डी नाम देंगे। डी अर्थात डिमांड, डी वक्र है ना। और यहाँ पर लिख देंगे मांग चक्र नहीं, वक्र, ठीक है। अब इसको आप समझाएंगे नीचे, जब ग्राफ बन जाएगा तो नीचे आप रेखा चित्र को स्पष्टीकरण ना, समझाना, स्पष्ट करना कि प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा में, देखो कैसे समझाना है, फिर से देखो, अच्छे से समझो, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर ध्यान से देखो, आपने ग्राफ बना लिया तो रेखा चित्र को समझाना बहुत आसान है। प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा में वस्तु की मांग को दर्शाया गया है, लिख लोगे। और ओ वाई लंब रेखा में वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है।
ये तो इतना लिख लोगे। आगे, जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो उपभोक्ता सर्वाधिक वस्तुओं की मांग करता है। वह 500 वस्तुओं की, 500 किलो, ये किलो में है ना, 500 किलोग्राम वस्तुओं की मांग कर रहा है। परंतु जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, 1 रुपये से 2 रुपये होती है, तो वह 400 किलोग्राम वस्तु की मांग करता है। और वस्तु की कीमत और बढ़ती है, 3 रुपये होती है तो वह 300 किलो, 2 रुपये होती है तो 200 किलो, 4 रुपये होती है तो 200 किलो, और 5 रुपये होती है तो 100 किलोग्राम वस्तुओं की मांग। अर्थात कीमत बढ़ती जाती है तो वस्तु की मांग को वह कम करता जाता है। देखिए, कीमत और डिमांड में उल्टा संबंध है ना। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो इसी बात को समझाना है कि 1 रुपये थी तो इतनी मांग थी, 2 रुपये थी तो इतनी मांग थी, 3 रुपये थी तो इतनी मांग थी। अर्थात कीमत बढ़ते जा रही है तो वस्तु की मांग घटती जा रही है, और हमको एक डीडी मांग वक्र प्राप्त होता है। इस तरह से यही समझा देना है। किताब में भी वैसा ही लिखा है। आप बताइए, मांग वक्र की सारणी बनाने में और ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। बन जाएगा जी। सेम काम करना है, सारणी बनाना है, ग्राफ बनाना है, सप्लाई के मामले में, पूर्ति के मामले में। ठीक है। वस्तु की मांग को आपने समझ लिया सारणी और ग्राफ के माध्यम से। अब आपको समझना है वस्तु की पूर्ति, यानी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। इसको भी सारणी और ग्राफ के माध्यम से समझना है। न सिर्फ समझना है बल्कि परीक्षा में आएगा तो कॉपी में भी दोनों का ग्राफ बनाना है और दोनों की सारणी। कठिन नहीं है, कंसंट्रेट करके समझोगे तो बहुत आसान है ये। तो चलिए अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि वस्तु की पूर्ति कौन करता है, विक्रेता या उत्पादक? उत्पादक करता है ना। उपभोक्ता क्या चाहता है कि वस्तु की कीमत कम होगी तो ज़्यादा वस्तुएं खरीदना चाहेगा उपभोक्ता, और कीमत बढ़ेगी तो कम। लेकिन क्या उत्पादक ऐसा चाहता है? उत्पादक तो चाहता है कि वस्तु की कीमत क्या हो? ज़्यादा हो। ज़्यादा होगी कीमत तो ज़्यादा बेचना चाहेगा, और वस्तु की कीमत कम होगी तो कम बेचना चाहेगा। तो अगर उसे हम सारणी, अच्छा, कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को उसके उत्पादन लागत से कम दाम पर नहीं बेच सकता। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा ना। जितना बनाने में खर्चा हुआ है उससे कम दाम में बेचेगा क्या वो? नहीं। अगर किसी उत्पादक
की जो मनोवृत्ति है वो कैसे बेचना चाहता है, अगर उसे हम सारणी में दर्शाना चाहें तो क्या होगा। देखिए, वस्तु की पूर्ति और यहां पर वस्तु की कीमत, ठीक है। अगर वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो वह कम वस्तुओं को बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का दाम कम है, उसको दुख हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वह सिर्फ 100 वस्तुओं को बेचना चाह रहा है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये हो जाती है तो उत्पादक खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, और वह पूर्ति को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जब कीमत बाजार में 2 रुपये से 3 रुपये हो जाती है तो और खुश होगा और पूर्ति को और बढ़ाएगा। कीमत 4 रुपये हो जाती है तो और खुश होगा वह और पूर्ति को और बढ़ाएगा। कीमत 5 रुपये हो जाती है तो बेहद खुश होगा और वह पूर्ति को बढ़ाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति को भी बढ़ाते जाएगा। कीमत जितना बढ़ेगी पूर्ति को उतना बढ़ाना चाहेगा वो, कीमत घटेगी तो पूर्ति को घटाना चाहेगा। अगर इसे हम ग्राफ में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? ये सेम डिमांड का बनाए थे ना, वैसे ही यहाँ पर वस्तु की मांग के जगह पे क्या रहेगा? पूर्ति। और यहाँ तो वस्तु की कीमत लिखेंगे ही ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 100 200 300 400 500। ये क्या होगा? x। ये अब देखिए 1 रुपये कीमत है तो कितनी वस्तुएं बेचना चाह रहा है वो? 100। 1 रुपये कीमत 100 वस्तु, ठीक है। 2 रुपये कीमत है तो कितनी वस्तु बेचना चाह रहा है? 200। 2 रुपये कीमत 200। 3 रुपये, सारणी में देखो 3 रुपये कीमत है तो कितना बेचना चाह रहा है? 300। 4 रुपये कीमत है तो 400। 5 रुपये कीमत है तो 500। और इसे आप सारे डॉट्स को मिला देंगे तो जो वक्र आपको, जो रेखा आपको प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे SS रेखा, यानी कि सप्लाई, पूर्ति चक्र, वक्र। कौन चक्र बोल रहा था भाई? हाँ ठीक है। तो मांग वक्र कैसे बनाना है, पूर्ति वक्र कैसे बनाना है, उसकी सारणी कैसे बनेगी ये आप समझ गए। अब रेखा चित्र को स्पष्ट कैसे करेंगे? जैसे मांग वाला को आपने किया था, कैसे करेंगे स्पष्ट? देखिए, अगर अभी ध्यान देंगे तो आपको जीवन भर इसको याद करना नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा में वस्तु की पूर्ति को दर्शाया गया है। OY लंब रेखा में वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो उत्पादक सिर्फ 100 किलोग्राम वस्तुओं को बेचना चाहता है, परंतु वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये हो जाती है तो उत्पादक पूर्ति को 100 से बढ़ा करके
2 शो कर देता है। ठीक वैसे ही वस्तु की कीमत 2 रुपए से बढ़ के 3 रुपए हो जाती है तो 300, 4 रुपए हो जाती है तो 400, 5 रुपए हो जाती है तो 500, ऐसे डिटेल लिखते जाना है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी उत्पादक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर पूर्ति को बढ़ाते जाता है और वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति को भी घटा देता है और हमें एक वक्र SS वक्र प्राप्त होता है जिसे हम पूर्ति वक्र कहते हैं। इसका मेन हिस्सा बचा है अभी, आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा मेन हेडिंग क्या है कि प्राइस डिटर्मिनेशन इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। अभी तो हमने 2 लोगों का जो विचारों को समझा है कि मांग करने वाले कैसे मांग करते हैं और पूर्ति करने वाले कैसे पूर्ति करते हैं। अभी मैं आपको कल बताऊंगा, मांग और पूर्ति का एक साथ सारणी बनाएंगे आप, ठीक है, और मांग और पूर्ति का एक साथ ग्राफ बनाएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है। आपकी किताब में देखो बना के दिया है, पेज पलटो, इसको हम कल पढ़ेंगे। और अगर ये प्रश्न आया कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है समझाइए, तब आप मांग पक्ष को भी समझाएंगे सारणी ग्राफ बना करके, पूर्ति पक्ष को भी समझाएंगे सारणी ग्राफ बना करके, फिर दोनों को कंबाइंडली समझाएंगे सारणी और ग्राफ बना करके, तब आपका आंसर होगा कंप्लीट।